हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो है भारत का संविधान अर्थात खान जी के जीएस का रिवीजन करवाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत 1773 से 1858, ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत 1858 से 1947। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है ये है 1773 का रेगुलेटिंग लेटिंग एक्ट। आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। चलिए देखते हैं इसको। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमेस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध था। यानी अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध था। अगला पॉइंट हमारा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। 1781 में ब्रिटिश सांसद बर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। 1781 में जो लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो ब्रिटिश सांसद बर्ग के सुझाव पर लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय पार्षदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गई, जबकि व्यापार मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। किसमें भैया? पिट्स इंडिया एक्ट।
चलिए अगला पॉइंट है 1793 का चार्टर एक्ट। आइए इस एक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वह भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाता। अगला पॉइंट है 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का 20 साल के लिए भारतीय विदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार कार्य करने की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध। चलिए इसमें कुछ नोट्स दिए हैं, उसको पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेज शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद से पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम, आइए इसको पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य, चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान। अगला जो पॉइंट हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से व ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य भारत परिषद का गठन। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया।
इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आइए जानते हैं इस अधिनियम को बहुत ही सरल शब्दों में। चलिए, इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई। इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। आइए, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया। लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या है कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। चाहे प्रांत हो और चाहे केंद्र होता है, चाहे राज्य हो और चाहे पूरे देश की बात करता है, वहां पे क्या है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। चलिए, अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है 1865 ईस्वी का अधिनियम। 1865 का अधिनियम, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों शक्तियों में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषण द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। अब जो है अगला है पॉइंट हमारा 1873 का चार्टर एक्ट। 1873 का चार्टर एक्ट, आइए इसको देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईआईसी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ईआईसी को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट ईआईसी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। अर्थात ईआईसी का मतलब क्या होता है, आइए इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। यहाँ ईआईसी का मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग कर दिया गया था। कब? नोट ईआईसी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। चलिए, अगला पॉइंट इसमें 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल इस अधिनियम के द्वारा
इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 6 सदस्यों को केंद्रीय कार्यकारिणी यानी गवर्नर जनरल में नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। अब अगला पॉइंट इसमें है 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम, आइए जानते हैं इसको। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले सचिव मिंटो वायसराय सुधार अधिनियम सर आरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगर बात करें सांप्रदायिकता के जनक कौन है, तो राज सचिव लॉर्ड मार्ले। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय, एक केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। चलिए इसमें देखिए नोट्स को दिया गया है, इस नोट्स को पढ़ते हैं क्या कह रहा है नोट्स। चलिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मंजूरी दे दी। अगला पॉइंट हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, एक राज्य परिषद और 5 वर्ष काल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत। दूसरा इसमें है केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष कार्यकाल का, 145 सदस्य और 104 निर्वाचित व 41 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार समिति रूप में दिया गया। भारत
का खर्चा जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। भारत में 1926 व 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार समिति रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के सदस्य के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन हुआ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन हुआ। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। नोट में देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा चीज लिखा है। भारत सिविल सेवा 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 से मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। चलिए, इसमें अगला पॉइंट है, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। चलिए जानते हैं हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, पुलिस, न्याय प्रशासन एवं भू राजस्व आदि शामिल थे। आरक्षित विषय रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। इसमें अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। नोट्स में दिया, इसमें इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों को भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। अगला पॉइंट है इसमें भारत शासन अधिनियम 1935। आइए इसको भी देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला हुआ। विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य
न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। केंद्र व इकाइयों राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। संघीय सूची, विशेष राज सूची, विशेष समवर्ती सूची, विशेष शामिल किए गए हैं। यानी एक संघीय सूची और 59 विशेष और 2 राज सूची और 54 विशेष और 3 समवर्ती सूची और 36 विशेष शामिल किए गए। नोट में देखते हैं क्या लिखा। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल यानी वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की। भारत में संघीय शासन भारत संघ का की व्यवस्था की गई तथा यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा है। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना फ्रेंड को इंजन रहित गाड़ी की सम्मान है। मोहम्मद जिन्ना पूर्णता सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1917 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। अगला है भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता
जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति न दें। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा की विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सपोर्ट पद समाप्त कर दिया गया। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। ये था आज का क्लास रिवीजन खान जी के जीएस का पॉलिटिकल साइंस था। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।